ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस और ये हमारा सेशन 62 होगा। सेशन 62 होगा। 61 वीडियो हम लोगों ने इससे पहले आपको दिए हैं, आप देखिए। बहुत सारे लोग होमवर्क भी किए हैं। लास्ट सेशन में हम ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ रहे थे। आपको याद होगा 61 सेशन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हार्ट का डायग्राम बनाया था। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सेप्टम, पेरिकार्डियम, एरोटा, मतलब पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज, ये सब चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंटीरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, ये सब चीजों हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। और मेनली ये चैप्टर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कोई भी चीजें हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जिसमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं। और हार्ट का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हार्ट का सेक्शन कैसे होता है, वो प्रॉपर मैकेनिज्म कैसा होता है, वो काम कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको हम लास्ट वीडियो में हमने बताया था। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में एक टॉपिक और बच जाता है। जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसकी प्रॉपर डाइजेशन होती है और डाइजेशन होने के बाद उसमें कुछ न कुछ वेस्टेज होता है, जो वेस्टेज हमारे बॉडी से रिमूव होना बहुत नेसेसरी है। डाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हम लोगों ने खाया उसकी ट्रांसपोर्टेशन डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है और उसमें मौजूद जो वेस्टेज है वो वेस्टेज किसी न किसी पाथवे से हमारे बॉडी से आउट होता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिसकी तो उन टॉपिक को हम लोगों ने प्रॉपर डाइजेशन में ही रहने दिया था। ठीक है। रिमूवल ऑफ फ्लीस को जो हम लोग एनस के माध्यम से, रेक्टम के माध्यम से जो बाहर आता है तो वो उसको डाइजेशन में ही रहा था। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में एक टॉपिक्स और बचते हैं। जैसे प्रोटीन की डाइजेशन होती है, प्रोटीन की डाइजेशन होगी और प्रोटीन की डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद जब ये लीवर में जाएगा तो यहां पे बनता है यूरिया, है ना, यूरिया। अब ये यूरिया का कंसंट्रेशन एक नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है जो हमारे बॉडी से बाहर होना बहुत जरूरी है। और बॉडी से अगर बाहर नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा। तो इसको भी बॉडी से, यूरिया को भी बॉडी से बाहर होना जरूरी है। उसमें क्रेटिनिन होता है, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, ये सब चीजें होते हैं हमारे बॉडी में जिसका ट्रांसपोर्टेशन होगा तभी हमारे बॉडी से बाहर जाएगा। तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत मस्ट है। अब इसके ट्रांसपोर्टेशन, अब देखिए जैसे यूरिन, आपने नाम सुना होगा, कहीं न कहीं से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है तभी हमारे बॉडी से बाहर होता है ये। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो एक्सक्रिएशन कहेंगे। ठीक है, एक्सक्रिएशन, ठीक है, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन तो इसी से बना हुआ है एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम के माध्यम से ही एक्सक्रिएशन होता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एक्सक्रिएशन, क्वेश्चन आपसे मैं बना दूं, व्हाट इज एक्सक्रिएशन, ओके, व्हाट इज एक्सक्रिएशन, तो यहां पे डेफिनेशन क्या देंगे, द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस बाय विच waste material removed from our body is called excretion, यानी आप एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, इसको भी एक्सक्रिएशन कह सकते हैं। एलिमिनेशन कहिए या एक्सक्रिएशन कहिए, ये एक्सक्रिएशन का ही डेफिनेशन होगा। अब इसमें देखना क्या है कि एक्सक्रिएशन के लिए हमारे बॉडी में
एक स्पेशल सिस्टम मौजूद है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, और आप जब 10th में जाएंगे, 7th का तो लगभग 30% सिलेबस आपको 10th में देखने को मिलेगा। आप हल्के में मत लीजिएगा सारे टॉपिक को, 10th में आपको फिर से पढ़ने होंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक स्पेशल सिस्टम हमारे बॉडी में बनता है। अब इन सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये सिस्टम में क्या होता है, कैसे हमारे बॉडी से ये रिमूव होते हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी वेस्टेज है, वो हमारे बॉडी से रिमूव होते कैसे। तो जरा हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि आखिर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में देखा था, उसमें हार्ट होते हैं, आर्टरीज होता है, वेन होता है, कैपिलरीज होते हैं और ब्लड होता है। इसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जो इन्वॉल्व है और फिर वो एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है, एक्सक्रिएशन में पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब हम उसको देखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूं और आगे फिर हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझते हैं। वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी का मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं और बड़ी काम की चीजें हैं। अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम भी आप लोग बनाना अभी ही सीख लेंगे। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले इन्वॉल्व होता है 2 किडनी। ठीक है, 2 किडनी। ठीक है, आप लोग जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप भी बनाओगे। 2 किडनी हमारा मौजूद होता है। ये कहां होता है, तो थोरैक्स कैविटी में, ये कमर से थोड़ा सा ऊपर, और ये इक्वल नहीं होते हैं। राइट वाला किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है, लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा सा नीचे होता है। ये थोड़ा सा पैरेलल नहीं होते हैं, ये नीचे ऊपर होता है। अब यहां से ओके, आपको लग रहा होगा कि ये जस्ट लाइक बीन शेप है, जैसे सीम वगैरह का बीज होता है उसी तरह का शेप का होगा। और ये ऐसे निकला जैसे कि जर्मिनेट कर रहा है, ये बीन शेप जर्मिनेट कर रहा है इसी तरह से यहां से। अब देखिए, ये आपको इस तरह से दोनों में डिजाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है। इसको आप क्या कहेंगे, किडनी। ठीक है, ये किडनी हो गया और इसको हम लोग बोलेंगे यूरेटर। क्या बोलेंगे, यूरेटर बोलेंगे। अब देखिए, यहां पे आने के बाद इसमें लाखों लाख मिलियन में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन इसके अंदर होता है। अब ये कैसा होगा, ये किस डिजाइन का होगा नेफ्रॉन, आप गौर से देखिएगा। ये डिसेक्शन वाली बात हो जाती है। मछली का गलफड़ा आप लोग देखे होंगे, गिल्स देखे होंगे रेड कलर का, उसी तरह का यहाँ भी आपको नेफ्रॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, नेफ्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नेफ्रॉन, तो इसका आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन ही वो, उसका स्ट्रक्चर भी उसी से है और जो नेफ्रॉन का फंक्शन होगा वही किडनी का फंक्शन होगा। तो ये आगे हम लोग पहले एनाटॉमी इसका समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसका फिजियोलॉजी समझेंगे, इनका फंक्शन समझेंगे। उसके बाद कंटिन्यू ये बॉडी में जो भी प्रोसीजर है वो कंटिन्यू चलता रहता है। और यहाँ ब्लड में जो यूरिया हमने कहा कि लीवर में बनता है, और लीवर में बनेंगे कहाँ मिलेंगे, ब्लड में मिलेंगे। कोई भी चीज रिलीज होगा तो ब्लड में जाएंगे और ब्लड में जाने के बाद वो कंटिन्यूअसली ब्लड में मूव कर रहा है। और इसका एक लिमिटेशन है कि इतना अगर क्रेटिनिन है तो ठीक है, निश्चित लेवल तक ये ब्लड में सरवाइव करेगा, उससे ज्यादा होगा तो आदमी को कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो बाकी के जो बचेंगे वो कहाँ जाएंगे, उसको तो बॉडी से रिमूव होना बहुत जरूरी है। तो वो रिमूव ऐसे ही होंगे, ब्लड में ये घूमता रहता है, ब्लड में ये घूम रहा है कंटिन्यू, और ये घूमते हुए ये आपको आर्टरीज और वेन, ठीक है, ये ऐसे किडनी में जाएगा। ठीक है, और उसकी प्यूरिफिकेशन होगी, उसकी फिल्ट्रेशन होगा, और फिर वहां से ये देखिए, ये जो है ये दोनों, एक में प्योर ब्लड, एक में है जो प्यूरिफाई होकर के आ रहा है, और एक में नॉन प्यूरिफाई है, यानी कि ये इम्प्योर ब्लड है।
तो वो इम्प्योर ब्लड, अब जो मैं कलर कर रहा हूँ वो ये इम्प्योर है, और जो कलर नहीं कर रहा हूँ वो प्योर है। ठीक है, तो ये ब्लड जो है किडनी में गया, और जाने के बाद फिर इस माध्यम से एक दूसरा ट्यूब जो आप देख रहे हैं, इस माध्यम से फिर वापस आ गया, फिर बॉडी में हमारा कंटिन्यू मूव कर रहा है, कंटिन्यू सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो यूरिन वगैरह है बन रहा है वो कंटिन्यू बन रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बना और थोड़ा देर के लिए थोड़े थोड़े देर पे बनते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि नहीं हम सब तो बाथरूम वगैरह हम टाइम टू टाइम जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ से यूरिन जो बनेंगे वो कंटिन्यू यहाँ आकर के जमा होगा, इसको हम लोग कहेंगे यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, इसको यूरिनरी ब्लडर कहते हैं, और ये ब्लडर में आके जमा होगा, और टाइम टू टाइम ये यूरेथ्रा के माध्यम से, इसको बोलेंगे यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा बोलेंगे। ये टाइम टू टाइम एक स्पिंस्टर मसल्स होते हैं, स्पिंस्टर मसल, स्पिंस्टर मसल से ये क्लोज होते हैं और ये ओपन होते हैं, और टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये नेफ्रॉन वगैरह जो है वो काम कैसे करता है, उस काम को देखिए। मैं जरा इसमें बहुत सारे होते हैं, एक किडनी में 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख से ज्यादा। तो ये 10 लाख से ज्यादा जो होता है, ये एक प्रॉपर जो है ये काम कैसे करता है, ये आप अगले क्लास में भी पढ़ेंगे प्रॉपर। इसको हम लोग मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, आने वाला और जाने वाला, और फिर ये ऐसे मूव किया हुआ होता है। ठीक है, और ये यूरिन को सिलेक्ट करेगा, और ये फिर ट्यूब के माध्यम से ये जाता है। इसके और भी बहुत सारे नाम है, बट 7th में आपको इतना सारा नहीं जानना है। ये यहाँ ब्लड कैपिलरीज आते हैं, और फिर आने के बाद यहाँ इसको वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, ये डीसीटी हो गया, ये पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनलेज हो गया, इस तरीके से ब्लड की से, और ये सीटी हो गया, कलेक्टिंग ट्यूब हो गया। इस तरीके से बहुत सारे नेफ्रॉन, ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारे नेफ्रॉन इससे कनेक्टेड होंगे। ये नेक्स्ट क्लासेज में आप जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे। तो ये नेफ्रॉन की, ठीक है, इसमें भी जो डॉक्टर होते हैं इसकी स्पेशलिस्ट होंगे। किसी भी जो ऑर्गन सिस्टम हम लोगों ने देखा है उसकी स्पेशलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसको यूरोलॉजी बोलते हैं, यूरोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम रहा। आप बनाना भी समझ जाएंगे, इसको अभी ही बना लेंगे। जैसे ही आप वीडियो देखेंगे आप इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बना ही लेंगे, क्योंकि साइंस विदाउट डायग्राम आपका किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ये काम करना बंद कर देता है, या प्रॉपर लैक ऑफ मैल फंक्शन अगर इसका होगा, प्रॉपर वर्कर नहीं करेगा ये, तो ब्लड में क्या है कि यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया, ये हर तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कोई एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं होता है कि सिर्फ यूरिया रिलीज कर रहा है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है ना वो अलग अलग तरह के वेस्टेज प्रोड्यूस होते हैं। जैसे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, उनको अमोनोटेलिक कहते हैं। ठीक है, और जो ह्यूमन बींग्स है, मैमिलियंस है, इसको यूरिकोटेलिक कहते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे रेप्टाइल्स वगैरह हो गया, इसको यूरियोटेलिक कहते हैं, क्योंकि वो यूरिया प्रोड्यूस करता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग कैटेगरी होती है उसके। तो ये प्रॉपर डायग्राम रहा। और ये प्रॉपर किडनी अगर काम नहीं करेगा तो उसको फिर आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन दिया जाता है ना, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन दिया जाता है। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस आपके बुक्स में पेज नंबर 178 में डायलिसिस का कुछ डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें एक जो ओल्ड एज है वो लेटे हुए हैं, उनके जो वेन में एक नीडल इंजेक्ट किया है, और फिर दूसरी तरफ से निकल रहा है। उससे क्या होता है कि आर्टिफिशियली उसकी ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है, और जो भी ब्लड में वेस्टेज है उसको निकाल के बाहर किया जाता है, और फिर वो आदमी कुछ दिन के लिए सरवाइव करते हैं। बट आप समझ सकते हैं कि एक डायलिसिस का खर्च कितना महंगा होता है। तो किडनी को प्रॉपर फंक्शन में रखना चाहिए, है ना, प्रॉपर हेल्दी उसको रखना चाहिए। दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत चीज अगर है तो हमारा बॉडी है, और उसके बॉडी को पूरी तरह से फिट रखने के लिए जो भी प्रॉपर डाइट हो, प्रॉपर हेल्थ, जो हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक आते हैं, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, प्रॉपर खेलना चाहिए, जंक फूड नहीं लेना चाहिए,
ये सब प्रॉपर ध्यान देना होता है। आज के डेट में कोई भी छोटे मोटे बीमारी से नहीं मर रहे हैं, या तो एक्सीडेंट से मर रहे हैं, नहीं तो कोई भयंकर बीमारी से मर रहे हैं, है ना। तो उसको प्रॉपर रखने के लिए आप इस बॉडी को प्रॉपर चीजें दें, जो देना है, जो भी हेल्दी चीजें देना है हेल्दी चीजें दें। कोई भी ऐसी चीज ना दे जिससे वो बीमार पड़े। तो किडनी में भी इसको मजबूत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ टाइम चीजें है। जिस दिन ये गड़बड़ होता है फिर वो आदमी को सर्वाइव करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर डाइट, इसको डाइट देना पड़ता है, ठीक है। तो आप सब ध्यान रखें कि ये सब प्रॉपर डाइट पर ही हमेशा ये लाइफ टाइम फिट रहता है, ठीक है। आप इसके जब बीमार होने पर कोई दवाई आप इसको नहीं दें, दवाई देने से ठीक होती है, बट टूटी हुई चीज टूटी ही होती है। बीमार एक बार पड़ गया तो फिर उस आदमी को हेल्दी होने में इतना समय लगता है। तो ये तो ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। प्रॉपर इस बुक को पढ़िएगा, डायग्राम बनाइएगा, और इससे क्रिएशन का आपको टॉपिक मैंने समझाया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेशन 63 के साथ। ये हमारा सेशन 62 है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।